हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हो और दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो, है ना बच्चों। अब तक क्रैश कोर्स में अपनी टोटल मिला के 4 क्लास हो चुकी है ना। और आप सबको पता है कि अपनी जो पिछली 4 क्लास हुई है ना, उस 4 क्लास में हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हमने बच्चों वो कवर किया था, ठीक है। तो आप जान रहे हो कि उन 4 क्लासेस में मैंने कुल टोटल कितने ऑब्जेक्टिव करवा दिया आपको? यस सर। बच्चों अगर हम ऑन बोर्ड बात करें कि अपने बोर्ड पे कुल कितने क्वेश्चन किए, तो आई थिंक 60 to 65 प्लस के अराउंड हमने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चों सारे वीडियोस को देखोगे, सारी क्लासेस को आप अटेंड करोगे, है ना, अगर आप स्किप नहीं करोगे वीडियो को, एक एक मिनट उसके ध्यान से सुनोगे ना, तो आप पाओगे बच्चों कि एक क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताता था उस वीडियो में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, मेरे कहने का सेंस हो गया कि एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिखता जरूर था, लेकिन उसके आसपास की जितनी भी चीजें होती थी वो सब हमने इस क्लास में डिस्कस किया, ठीक है। अगर इस आधार पे आप देखोगे तो 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से उन सारे वीडियोस को देखें, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं यहाँ से, क्योंकि उन वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, आपको जो भी एक्स्ट्रा की बातें मैंने बताई है, वो सारी की सारी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो उन सारे क्लासेस को आप देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो बहुत जल्दी देख लेंगे, बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी, है ना। और नॉट इवन बच्चों देखेंगे आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको वहां करवा दिए है ना, मैं सबसे ये उम्मीद करूंगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया से मेमोराइज होंगे, है ना। अगर एग्जाम में वहां से, अगर क्या बच्चों एग्जाम में डेफिनेटली सवाल तो वहीं से आने हैं, है ना। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा और अच्छा परफॉर्म करके आएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो बच्चों जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे दिए, ऐसा नहीं है कि उतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको और भी ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा, ठीक है। एक अच्छा खासा हम लोग प्रैक्टिस लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी नया सवाल ना बने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो हम एटलीस्ट इतना तैयार रहेंगे कि अगर आप मेरे पढ़ाए हुए को बढ़िया से फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा वहां पे करके आओगे, ठीक है। चलिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव को हम थोड़ा बाद में लेंगे। इस क्लास में, आज की क्रैश कोर्स की 5वीं क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अब तक इसकी बिगिनिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं बच्चों, एंड लॉन्ग शॉर्ट जो भी जैसे भी होगा, जितना भी मेरे पास टाइम होगा, है ना, मेरे पास जितना टाइम होगा, एंड एग्जाम भी नजदीक है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जितना मुझसे हो सकेगा बच्चों मैं यहां से कर रहा हूं आपके लिए, है ना। आपको भी क्या करना है, आप भी दिल लगा के अपने एंड पे पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप टोटली इन वीडियोस पे रिलाई हो जाओ, क्योंकि बच्चों 1 साल जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उन 1 साल का पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में आता है ना। 1 साल मिलता है आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, किसी भी चीज को तैयार करने के लिए, ठीक है। वो अलग बात है कि लॉकडाउन का पीरियड है, क्लासेस बंद हो जाती है, बट इट डज नॉट मैटर, बिकॉज आपको पता है कि सर्कमस्टांसेस चाहे जैसे भी हो, है ना, एग्जाम तो आपका होना ही होना है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम होना ही होना है तो आपको भी परफॉर्म करना ही करना है, चाहे आप अपने एंड पे जितने भी ज्यादा एफर्ट लगाओ, इसका कोई वो थोड़ी है बच्चों, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो कहने का सेंस कि 1 साल जो कुछ पढ़ाया गया आपको, जो कुछ आपने पढ़ा, ठीक है, वही सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फाउंडेशन है आपके लिए, जो चीजें आपके लिए काफी हेल्प करेगी। और एक्चुअली में जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की है ना, इस लेवल पे वही बच्चा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, ठीक है। जो थोड़े लोअर माइंडेड बच्चे हैं उन सबको मेरा सीधा सजेशन रहता है हमेशा कि 2015 से, 15 भी छोड़ो, 2016 से 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रयास करो उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से मेमोराइज करने का, ठीक है। तो बच्चों इन सब्जेक्टिव क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मैं प्रयास करूंगा कि वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं, ताकि एग्जाम में आप अबव एवरेज परफॉर्म करके आओ, है ना। लेकिन साथ में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस के अलावा भी साथ में आप घर पे भी तैयारी करें, अपने फेयर कॉपी से पढ़ें, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां से आपको बोल देता हूं, कुछ करवा देता हूं, कुछ बोल देता हूं, तो जो करवा देता हूं तो कर ही लेते हो आप, और जो मैं बोल देता हूं ना वो आप खुद से तैयार करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की, है ना। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, एंड डेफिनेटली इस क्वेश्चन से आप कई बार गुजरे होंगे, कई बार इस क्वेश्चन से आपका सामना हुआ होगा। एंड बच्चों ये वो क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में ऑलमोस्ट रिपीट सा ही होता है ना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी ऑफ हाइगेंस, ओके।
हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को लिखें तथा इसके आधार पर, है ना, यहाँ पे इसके कर दो, इसकी नहीं, ठीक है। तो एक सेकेंड बच्चों, तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम की व्याख्या करें, है ना। बच्चों कई बार पूछा है क्वेश्चन, एंड कौन जानता है कि क्वेश्चन 2022 में भी आ जाए, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ करके, ठीक है। Oh God. तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को लिखें, है ना, और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम की व्याख्या करें, ये सवाल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं एक ही बात को यहाँ पे 2 बार रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं ऐसा करता हूं, है ना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बच्चों देखो, इस वीडियो को ना 3 कैटेगरी के लोग देखेंगे। एक वो जो जिसको ऑलरेडी आता है, जिसने बढ़िया से पढ़ा है हमसे, है ना, या कहीं भी, ठीक है, उसको ये बढ़िया से आ रहा है, तो वो बच्चा इस वीडियो को देखेगा एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक बार मैं वीडियो को दोबारा देख लेता हूँ, सारी एक्सप्लेनेशन दोबारा सुन लेता हूँ, तो जो भी लैचेस वगैरह हमारे माइंड में है ना, वो लैचेस खत्म हो जाएंगे और एक क्लैरिटी फिर से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एक वो कैटेगरी का बच्चा होगा। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चा होगा जिसको थोड़ा मालूम होगा इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं मालूम होगा। तो वो कैटेगरी का बच्चा क्या करेगा, वो कैटेगरी का बच्चा जब इस वीडियो को देखेगा तो जहां भी वो लैक कर रहा है जिस भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, वहां पे वो उस पॉइंट को वो स्ट्रॉन्ग बना लेगा, है ना। और तीसरी कैटेगरी का बच्चा वो होगा जिसको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं जान रहा होगा, उसने बस इवन की हो सकता है कि उसने इस टॉपिक का नाम भी ना सुना हो, है ना। खैर नाम तो सुना होगा, इतने दिनों से पढ़ रहा है तो, है ना, लेकिन उसको ये टॉपिक आता नहीं होगा, ठीक है। तो आता नहीं होगा तो उसको सिखाने के लिए क्लास नहीं है कि मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ऑफकोर्स मैं सिखा ही रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में, साइंस में जितने भी टॉपिक होते हैं ना, उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको आएंगी तो ही किसी कॉन्सेप्ट में, किसी पर्टिकुलर पार्ट में आपको उस लेवल की क्लैरिटी होगी जिस लेवल की क्लैरिटी बच्चा चाहता है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है और मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं आसपास की चीजों को हल्का से यहाँ पे इंडिकेट जरूर कर दूंगा, लेकिन मेरा पूरा फोकस होगा कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो आपको भी ये वीडियो अगर आपको नहीं आ रहा है, आप थोड़े वीक है, तो एक बार नहीं हो, आप इसको 2 बार देख ले, और मैं डेफिनेटली आपको बच्चों कह सकता हूं कि समझ में तो आपको एक ही बार में आ जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। और आपने 2 बार देख लिया ना, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये 100% आ जाएगा, और एग्जाम में अगर आता है तो डेफिनेटली आप कर दोगे इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर टॉक। आप समझदार हैं, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूं विच विल हेल्प यू अलॉट, है ना। वो छोटी छोटी बातें क्या है, उन छोटी छोटी बातों को आप सुनो, क्योंकि वही छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करें बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं मिटा दो यहां से, आप लोग एक बार लिख लेना इस क्वेश्चन को, कि जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत क्या है, इसको परिभाषित करें, है ना। एग्जाम में कई तरीके से आ सकता है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को परिभाषित करें, इसके आधार पे परावर्तन या अपवर्तन, माइंडेड, परावर्तन या अपवर्तन मतलब परावर्तन या अपवर्तन में से किसी एक की व्याख्या, ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है, तो कैसे भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा था आपको कि पहला जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे ना यहाँ पे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको हम पढ़ाई के दौरान इस वर्ड को हम काफी बार सुनेंगे, ठीक है। तरंगार, तरंगार क्या होता है, ठीक है। तो तरंगार के बारे में बच्चों आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा आपको। बच्चों मान लेते हैं कि ये अपना एक प्रकाश का स्रोत है ना, एज फॉर संतोष सर एंड एज फॉर सोर्स ऑफ लाइट, राइट। तो ये एक प्रकाश का स्रोत है ना। ऑफ कोर्स जिस चीज का जो स्रोत रहेगा वो वही चीज रिलीज करेगा, है ना। तो दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड इट विल इमिट लाइट, ओके। इससे क्या निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, ठीक है। तो लाइट विल इमिट फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ लाइट एंड प्रोपोगेट अराउंड इट, चारों तरफ फैल जाएगी बच्चों प्रकाश, ठीक है। तो बच्चों सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश निकलेगी, तो आपको पता है कि अगर आप सोर्स ऑफ लाइट के पास में रहोगे तो रोशनी ज्यादा होगी, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे प्रकाश की रोशनी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रकाश आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ऑफकोर्स आप सोर्स ऑफ लाइट मुजफ्फरपुर में है और दरभंगा में सोच रहे हो कि रोशनी मिल जाए, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो जहां सोर्स ऑफ लाइट है, अगर आप लालटेन पे शाम को पढ़ाई करते हैं, खैर आजकल तो लालटेन का जमाना ही खत्म हो चुका है ना। कोई चाइनीज बल्ब है या कोई भी ऐसा बल्ब है जिस बल्ब में बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं जब बिजली नहीं होती है, ठीक है। तो
तो आप क्या देखते हो कि उस बल्ब के आप पास में रहते हो तो रोशनी ज्यादा मिलती है आपको, और जैसे जैसे आप उस बल्ब से दूर जाते हो रोशनी क्या होता जाता है, घटता जाता है, रोशनी घटती जाती है। ठीक है, तो पास में रोशनी ज्यादा, दूर में कम, पास में ज्यादा, दूर में कम। तो उस प्रकाश स्रोत से समान दूरियों पर रोशनी क्या होगी, समान होगी, है ना, ऐसा कह सकते हो। सेंस ये है बच्चों की, मान लीजिए क्या कि यार, मान लीजिए कि ये एक प्रकाश स्रोत दिया मैंने ना, ये सोर्स है, ये सोर्स है और इससे लाइट यहां फैल रही है। ठीक है, यहां इधर नहीं फैल रही, यहां फैल रही है। ओके, इस प्रकाश स्रोत से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु है, 1 सेंटीमीटर पर ये बिंदु है, 1 सेंटीमीटर पर ये बिंदु है। तो क्योंकि ये सारे के सारे जो, अच्छा ये बिंदु किसके हैं, ये माध्यम के बिंदु है, माध्यम के बिंदु है, माध्यम के कण बोलो इसको फिजिक्स की भाषा में, माध्यम के कण, पार्टिकल ऑफ नेचर और पार्टिकल ऑफ मीडियम यू कैन से एज, राइट, माध्यम के कण। तो ये माध्यम के कण है ना, और क्योंकि ये माध्यम के कण जो है ये इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, इसलिए यहां पर रोशनी समान होगी, राइट, रोशनी समान होगी यहां पे। तो फिजिक्स में बच्चों हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि रोशनी समान होगी, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको कह दिया ताकि आप एक कनेक्टिविटी बना पाओ। यहाँ पे फिजिक्स में लैंग्वेज जो यहाँ पे हम यूज करते हैं ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, बट एक्चुअली में होता नहीं है ना। फिजिक्स में कैसे बोलते हैं हम, तो फिजिक्स में हम बोलते हैं कि प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित जो माध्यम के कण होते हैं ना, वो कंपन की समान कला में होते हैं, है ना, इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की समान कला में होते हैं। और लोकली क्या बोल रहे हैं हम कि प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर जो जो बिंदु है ना वहां पर रोशनी समान होगी। और फिजिक्स में क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित जो माध्यमिक कण होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं। तो ये जो कंपन की समान कला में जो माध्यमिक कण है ना बच्चों, कंपन की समान कला में जो ये माध्यमिक कण है, ये कौन कौन से कण कंपन के समान कला में होंगे, वो कण कंपन की समान कला में होंगे जो कण स्रोत से समान दूरी पर रहा होगा। तो इन्हीं कणों को मिलाने वाली जो बच्चों एक रेखा होती है ना, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, इसी काल्पनिक रेखा को अपन क्या कहते हैं, तरंगार्क कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको तरंगार्क समझ में आ गया है, नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और एक बार दोबारा से इस एक्सप्लेनेशन को सुन ले जो मैंने समझाया है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरंगार्क, क्लियर है। तरंगार्क समान कला से कंपित माध्यम के कणों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, तरंगार्क कहते हैं, क्लियर है। ओके, तो बच्चों पहला पॉइंट आपने तरंगार्क समझ लिया है ना। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट और याद रखना, एक दो पॉइंट है, ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। ओके, सो वी कैन से कि जैसे बच्चों मान लिया कि ये प्रकाश का स्रोत है ना, तो इससे तरंगार्क निकले, ये तरंगार्क है। अगर कोई बोल रहा है तरंगार्क है तो आप क्या कर रहे हो, तरंगार्क पे जो है वो कण रहे होंगे, ये किसके कर रहे होंगे, माध्यम में कर रहे होंगे। माध्यम के कौन कौन से कण, वैसे वैसे कण जो कंपन की समान कला में है। कंपन की समान कला में कौन से कण होते हैं, वो सारे कण होते हैं जो स्रोत से समान दूरी पर होते हैं, है ना। ऑसम, ओके। अब ये हो गया तरंगार्क, है ना। अगर मैं प्रकाश की किरण को दिखाना चाहूं तो वी विल इंडिकेट आवर लाइट रे इन दिस मैनर, कुछ इस प्रकार से बच्चों दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑलवेज आप कैसे भी नहीं दिखा सकते बिकॉज देयर इज सम स्पेसिफिक पैटर्न हियर, कुछ स्पेसिफिक तरीका होता है शो करने का अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिजिक्स। ओके, तो बच्चों ये हो गया तरंगार्क, ओके, एंड दिस इज द लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो ये हो गया प्रकाश का स्रोत और ये हो गया तरंगार्क। ऑलवेज रिमेंबर लाइट रे इज परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट। प्रकाश की जो किरण होती है ना, प्रकाश की जो किरण होती है वो तरंगार्क पर क्या होती है, लंब होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मे बी इट कैन बी आस्क्ड समटाइम्स इन योर एग्जाम। ओके, प्रकाश की ये किरण है और ये है तरंगार्क, दोनों ऑलवेज जब भी होगा ना 90 डिग्री पे होगा, लंब होगा एक दूसरे पर। कभी ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि ये तरंगार्क हो और ये आपका किरण हो, क्योंकि ऐसा होगा तो 90 कहां बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये बात गलत है। हाँ, ये तरंगार्क है तो किरण ऐसे होगा, अगर ये तरंगार्क है, ये वाली ये तरंगार्क है तो किरण ऐसे होगा, और कितने पे होगा, 90 पे। तो पहली बात आपको समझ में आई कि तरंगार्क क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझ में आई कि प्रकाश किरण और तरंगार्क आपस में कैसे होते हैं, लंब होते हैं। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आप इस बात को अगर सुन लेते हैं बच्चों तो काफी मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम उसको आंसर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तीसरी बात बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात और आप समझें इसको, ठीक है, कि मान लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि यार ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ ये सोर्स है, ठीक है। तो बच्चों सोर्स से आपको पता है कि तरंगार्क, ये मैंने तरंगार्क दिखा दिया। अब आपको पता है तरंगार्क पे तो बहुत सारे माध्यमिक कण होते हैं,
और कैसे कण होते हैं, किस तरह के कण होते हैं, वो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो बच्चों अभी जो मैं आपको ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सुनने में, है ना। अभी जो मैं आपको द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत डिफाइन करूंगा ना, वहां पे आप देखेंगे, ठीक है, कि तरंगार्क पे उपस्थित जितने भी कण है ना, तरंगार्क पे उपस्थित जितने भी कण, देखो ये कण है, ये कण है, ये कण है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तरंगार्क पे उपस्थित जितने भी कण है ना, जितने भी कण है, वो सब द्वितीयक तरंगिका के स्रोत बन जाते हैं, ठीक है। वो सब द्वितीयक तरंगिका के स्रोत बन जाते हैं। आपको पता है तरंगार्क कहां से निकला है, इस प्रकार स्रोत से निकला है, स्रोत से निकला है, स्रोत से तरंगार्क निकला है, ठीक है। और तरंगार्क पे जो कण है वो भी एक स्रोत बन जाता है, वो भी एक स्रोत बन जाता है। किसका स्रोत? तो वो बन जाता है द्वितीयक तरंगिका का स्रोत। ये तरंगार्क निकला इस स्रोत से, तो स्रोत से निकला तरंगार्क, और तरंगार्क के जो कण है वो भी एक स्रोत बन रहा है, उसके अंदर से भी कुछ निकलेगा, उसके अंदर से भी जो कुछ निकलेगा, और उसके अंदर से जो निकलेगा ना, उसको हम बोलेंगे द्वितीयक तरंगिका। तो जो निकला है उसी का स्रोत बन गया है, अर्थात द्वितीयक तरंगिका का स्रोत बन गया है। आप वीडियो को दोबारा देखें बच्चों, अगर डाउट है तो समझाने के लिए तो इसको हम काफी बढ़िया से औसम तरीके से समझ सकते हैं, बट अपने पास टाइम कम है, सो मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरी एक्सप्लेनेशन काफी क्लियर है, थोड़े से जो कमजोर टाइप के स्टूडेंट है वो इसको दोबारा देखें, ठीक है। तो ये क्या निकल रहा है, ये द्वितीयक तरंगिका निकल रहा है, ठीक है। तो थर्ड बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था बच्चों, कि मान लीजिए कि इससे एक द्वितीयक तरंगिका निकली, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे ना द्वितीयक तरंगिका निकलती है, तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती है ना, ये उसी चाल से आगे बढ़ेगी जिस साल से तरंगार्क चलेगा। अर्थात ये जो आपका तरंगार्क है, इसकी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनसे निकलने वाला जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना, इसकी भी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से इसके पिताजी चलेंगे उसी स्पीड से इसका बेटा ही चलेगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको कि द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो द्वितीयक तरंगिका निकली, मानते हैं कि 5 सेकंड के बाद ये यहां आ गई, और इससे जो निकली वो भी 5 सेकंड के बाद यहां आ गई। ऑफकोर्स चूंकि चाल सबकी सेम है, इसलिए समान समय अंतराल में सब समान दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये आ गई। तो ये जो आपने द्वितीयक तरंगिकाएं दिखाया है, इसकी जो ये स्थिति है, ये कब है, समान समय के बाद, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, सबकी स्पीड भी और सबका टाइम भी सेम है, तो दूरी क्या हो जाएगी, भी है ना। तो समान समय अंतराल के बाद जो आपने द्वितीयक तरंगिकाएं ली है, उस पर अगर आप बच्चों एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच दोगे ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ये आपको देगा द्वितीयक तरंगार्क। ये हो गया प्राथमिक तरंगार्क, ये हो गया द्वितीयक तरंगार्क, और ये जो निकल के वहां तक पहुंचा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिका। ये जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया, इसको मे भी कुछ बच्चे इसमें नहीं समझे होंगे, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता है। आपको मैंने पहला डेफिनेशन दिया तरंगार्क का, वो आप समझ गए। दूसरा डेफिनेशन दिया मैंने आपको, दूसरा डेफिनेशन नहीं दिया, मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया आपको कि प्रकाश किरण पे जो तरंगार्क होता है वो लंब होता है। ये 2 कॉन्सेप्ट बताया, और तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों आपको ये सिखाया। अगर तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, आप चलो आंसर पे, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है, क्लैप, ओके। चलिए अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना क्वेश्चन था, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या करें। इसको हम कैसे आंसर करेंगे, ठीक है, वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे सारे लोग। ओके बच्चों, है ना। देखो क्या लिख दिया मैंने सामने, परावर्तन के नियम की व्याख्या। 2 करना है ना, परावर्तन और अपवर्तन। पहला क्या है, परावर्तन के नियम की व्याख्या। ओके बच्चों, अब तक जो हम लोगों ने परावर्तन के अंदर पढ़ा है, जो हमारी नॉलेज है, वो नॉलेज बच्चों ये है कि एक अपारदर्शी तल होता है। 3 तरह के तल होते हैं बाय द वे, पारदर्शी जो प्रकाश को आर पार कर देता है, अपारदर्शी जो प्रकाश को आर पार नहीं कर पाता है, एक होता है बच्चों पारभासी जो प्रकाश को थोड़ा थोड़ा अंशतः पारदर्शी होता है और अंशतः अपारदर्शी होता है, जो थोड़ा थोड़ा अलाउ करता है, थोड़ा थोड़ा पास कर देता है और थोड़ा थोड़ा पास नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक अपारदर्शी तल है, मतलब ये आर पार नहीं होने देगा प्रकाश को। आपने परावर्तन में पढ़ा है कि एक प्रकाश अगर ऐसे आती है ना, कोई प्रकाश की किरण अगर किसी सरफेस पे ऐसे गिरती है, तो विद सम रूल्स एंड रेगुलेशन वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, राइट। वेरी बेसिक रूल ऑफ फिजिक्स, वेरी बेसिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, क्लास 10 से आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। सो इसमें क्या दिक्कत है आपको। तो ये आने वाली प्रकाश, ये जाने वाली प्रकाश, और आपको पता है कि बीच में ये होता है आपका अभिलंब, है ना, अभिलंब होता है।
इसको हम आपतन कोण कहते हैं। आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण, और जो सरफेस पे लंबवत दिख रहा है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं, ना। वेरी कॉमन थ्योरी, आई थिंक कि आपको अच्छे से पता है, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। और आपने इसमें पढ़ा है कि इसमें आई बराबर जो होता है ना वो आर के होता है, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, राइट। सो यू हैव स्टडीड अबाउट इट वेरी वेल सो मेनी टाइम्स, आपने सुना होगा। अब यही सेम बात को ना मैं वेव थ्योरी पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय हाइगेंस। ओके, सो ट्राई टू गेट दैट एक्सप्लेनेशन, कैसे उसने बताया, कैसे चीजों को उसने एक्सप्लेन किया अपने स्टाइल में। ओके, ध्यान देंगे आप। तो थोड़ा सा आराम से सॉल्व करूंगा, एक बार ही बोलूंगा। इफ यू सफर विद एक्सप्लेनेशन देन आप दोबारा सुने, मैंने कई बार बोल दिया आपको ये बात। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, है ना। ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। सुनिए बच्चों, माना कि ये अपना सपोज, चलो यहां बनाते हैं, ठीक है। माना कि मेरे प्यारे बच्चों ये एक तल है, ठीक है, ये एक तल है। मेरी ड्राइंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी है नहीं, सो आप ड्राइंग क्वालिटी से ज्यादा परेशान मत होना, बस आप समझने की कोशिश करना और आप अपनी क्वालिटी के अनुसार ड्राइंग करें अच्छे तरीके से। आप जितना अच्छा कर सकते हैं स्कोप है। ओके, तो ये तल है बच्चों, है ना। सपोज मैंने किया कि एक तल है, ओके, और कैसा तल है, तो चूंकि परावर्तन पड़ रहे हैं तो ये एक अपारदर्शी तल है। एक मिनट बच्चों, हाँ, तो दोबारा बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एक तल है ना, ये इट इज अ प्लेन, ये एक तल है, ठीक है, तल है। कुछ इसका नाम अभी दे देंगे बच्चों, ए बी एक्स वाई देखना आप अभी दे देंगे, अभी ऐसे रहने दो। तो एक तल है बच्चों। आप जाने कि किसी तल पे प्रकाश आती है ऐसे, प्रकाश की किरण की बात करोगे ना, किरण की, तो किरण ऐसे आएगी। बट तरंगार की बात करोगे ना, तो तरंगार के ऐसे आती है, ऐसे आती है, ठीक है ना, ऐसे आती है। तो हम इस पे अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे डेफिनेशन देना भूल गया ना, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आप समझे बच्चों, है ना। एक मिनट इसको रोकते हैं बच्चों, डेफिनेशन छूट गया अपना, ठीक है। डेफिनेशन सुन लो पहले, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, है ना। सुनो, एक सेकंड इसको मिटाता हूं मैं। डेफिनेशन क्या है इसकी आप ध्यान से सुनना बच्चों। आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की परिभाषा यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अभी आप बच्चों इस लाइन को नहीं देखना, ये हम बाद में करेंगे। जो क्वेश्चन आपने लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप जब एग्जाम में आंसर करो ना, तो क्वेश्चन आपने जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 5वां 6वां जो भी है, आप ऐसे शुरू करना, लिख देना आंसर, ठीक है। और जिस नंबर पे आया है, जैसे क्वेश्चन 12वें में पूछा तो आंसर नंबर 12, ठीक है, ऐसे लिख करके पहले आप डेफिनेशन, मैं तरीका बता रहा हूं आपको, सुनना अच्छे से। तो आंसर लिख करके ये आप डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। इसको अभी आप रहने देना, आंसर लिख करके आप डेफिनेशन लिख देंगे। और डेफिनेशन लिखने के बाद बच्चों आप क्या करेंगे कि डेफिनेशन के अंदर जो बातें बताई गई है ना, उसका एक फिगर डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, राइट। सो क्या बोला गया है, वो पढ़ देते हैं इसको। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश माध्यम में तरंगार के रूप में फैलता है ना, एवं तरंगार पर उपस्थित सभी कण द्वितीयक तरंगिका के स्रोत बन जाते हैं, जिनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती है जिस चाल से तरंगार चलता है। इसे ही हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। तो ये रहा प्रकाश स्रोत। प्रकाश किस रूप में फैल रही है बच्चों, तरंगार के रूप में फैल रही है। तरंगार क्या होता है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि समान कला से कंपित माध्यमिक कणों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। तो प्रत्येक तरंगार पे आपको ये रेड कलर का आपको पार्टिकल दिखाई दे रहा होगा, है ना, पार्टिकल दिखाई दे रहा होगा। तो ये बोल रहा है, ये थ्योरी बोलती है कि तरंगार को उपस्थित सभी कण द्वितीयक तरंगिका के स्रोत बन जाते हैं, यानी कि ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, तो सारे के सारे बन जाएंगे और उनसे निकलेगी द्वितीयक तरंगिकाएं। इससे क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं, क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं, क्या इससे क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं, क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। मैं कितना दिखाऊंगा, जो सबसे निकलेगी, है ना। इससे निकलेगी कितना, द्वितीयक तरंगिकाएं। इससे क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। इसको ले लेते हैं, क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, है ना, सबसे निकलेगा, है ना, सबसे निकलेगा। यहां ले लेते हैं
द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं। और ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकला है ना डॉट डॉट रेड कलर में, इसकी स्पीड वही होगी जो इस ब्लैक वाले तरंगार्क की होती है ना। अगर तरंगार्क चलेगा माध्यम में किसी स्पीड से, तो सेम उसी स्पीड से चलेगा द्वितीयक तरंगिका। ये जो थॉट है ना बच्चों, इसी बात को हम क्या कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। आई होप कि ये बात क्लियर है आपको। प्रकाश स्रोत से माध्यम में प्रकाश किस रूप में फैलता है, तरंगार्क के रूप में फैलता है। हाइगेंस ने सजेस्ट किया था ये, स्रोत से प्रकाश किस रूप में फैलता है, तरंगार्क के रूप में फैलता है। और तरंगार्क पे जितने भी कण होते हैं वो सब द्वितीयक तरंगिका के एक स्रोत बन जाते हैं, जिनसे निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है ना, वो माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ता है जिस चाल से तरंगार्क चलता है। क्लियर है? तो आई होप कि डेफिनेशन क्लियर है आपको, राइट। अगर प्रकाश की किरण दिखानी हो तो आप सबको पता है प्रकाश की जो किरण होगी ना वो इस प्रकार होगी कि प्रकाश की किरण और तरंगार्क आपस में क्या हो, लंब हो, परपेंडिकुलर हो, राइट। So this is very simple definition of Huygens secondary wavelength theory, okay? And definition is quite simple as well, बहुत आसान है। Now we will take explanation of reflection of light based on Huygens theory, okay? चलिए मिटा दे बच्चों। हाँ, करना क्या है, आंसर नंबर लिख करके ऐसे डेफिनेशन एंड अगर फिगर आप दिखाना चाहो अपने एग्जाम में देन यू कैन मेक फिगर इन दिस वे, ठीक है। दीज आर सेकेंडरी वेवलेट्स, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। और ये बच्चे ऐसे में, चलो इसको मिटा देते हैं बीच में, ये तो दिखाने के लिए कि किरण जो होती है वो लंब होती है, इसको अभी यहाँ पे नहीं दिखाना आपको, है ना। चलिए सो ओके बच्चों, बड़े परावर्तन की व्याख्या करें। चलिए परावर्तन की व्याख्या करते हैं, इसको हटाते हैं बोर्ड पर से, आ जाओ अगेन। हाँ तो बच्चों आपको मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, ये एक तल दिखाई दे रहा है और ये कैसा तल है, अपारदर्शी तल है, क्योंकि हम किसकी व्याख्या कर रहे हैं, परावर्तन की। आंसर करते वक्त आंसर नंबर कुछ भी है, डेफिनेशन से रिलेटेड जो फिगर हुआ उसके नीचे, ठीक है, फिर स्टार मार के लिखना परावर्तन के नियम की व्याख्या, और उसके बाद जो मैं करवा रहा हूं वो सामने है। एकदम ध्यान से समझना और पूरा वीडियो खत्म करने के बाद एकदम अच्छे से एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूरा रिजर्व हो जाए आपके लिए, ठीक है। चलिए तो इस पर बच्चों क्या आएगी, तरंगार्क आएगी। मैंने बताया था ना तरंगार्क कैसे प्रकाश स्रोत है, यहां से तो किस रूप में निकलते हैं, प्रकाश, तरंगार्क के रूप में। तो एक तरंगार्क इस पे आपतित हो जाएगी, है ना। तो मैं एक तरंगार्क इस पे आपतित करवाता हूं। सपोज दैट मैंने जो तरंगार्क लिया है ना वो बच्चों ये रहा, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका तरंगार्क, ठीक है। एक तरंगार्क इस पे आपतित हुआ है, चलिए नाम दे देते हैं। मानो बच्चों तरंगार्क का नाम है ए और बी। तरंगार्क का नाम क्या दिया हमने, ए और बी। थोड़ा बड़ा दिखा दे, चलिए थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। ये ए है ना, एंड मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, बी। तो ये ए भी एक तरंगार्क है जो इस तल पर, तल का भी नाम देते हैं, चलो तल का नाम एक्स और वाई। तो एक्स वाई एक अपारदर्शी तल है, इस अपारदर्शी तल पे ए भी एक तरंगार्क है जो आपतित हुआ है कुछ कोण पर, ठीक है, ओके। अब बच्चों आपको पता, जैसे मैं रफ करके यहाँ पे आपको समझाऊं, तो जैसे ये तल है और एक तरंगार्क आपतित हुआ, तो इस पर तो बहुत सारे प्रकाश की किरणें होंगी ना, और वो जितनी प्रकाश की किरणें होंगी वो तरंगार्क पे लंबवत होगी। आप देखो लंबवत है। ऐसा हो सकता है क्या कि ये तल है, ये तरंगार्क है, अप्रकाशी किरण बच्चों ऐसे हो, कहां लंब दिख रहा है, तो ये गलत है, इस तरीके से होगी। तो बहुत सारी किरणें होंगी, हम दोनों एंड पर एक एक किरण दिखा देते हैं। दोनों एंड कहने का मतलब एक इस कोने पे दिखा देते हैं, एक इस कोने पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यार कि ये एक प्रकाश की किरण है विच इज परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट, ये भी प्रकाश की किरण है, ठीक है। एंड यू कैन क्लियरली सी द पैटर्न, ये जो प्रकाश की किरणें है ना ये कैसे है, तो तरंगार्क पर बच्चों ये लंब है एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। दिखाने की आवश्यकता, चलो दिखा देते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, लंब है, एंड ये भी क्या है, लंब है। क्योंकि तो प्रकाश किरण जो होती है वो तरंगार्क पर लंब होती है ना। प्रकाश किरण जो होती है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। प्रकाश किरण जो होती है वो क्या होती है बच्चों, प्रकाश की जो किरण होती है वो तरंगार्क पर लंब होती है। नाइस, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, ओके। तो क्या आपतित हुई, एक तरंगार्क आपतित हुई, है ना बच्चों। अब ध्यान से समझना,
मान लीजिए कि अभी आप थोड़ा सा ना तरंगार को एक बार बैकफुट पे रखो, आप किरणों पे फोकस करो, किरणों पे। ये जो किरण आई है वो इस बिंदु पर आपतित हो गई, मतलब तल पर आ चुकी है। ये जो किरण है अभी तल पर नहीं आई, ये अभी ऊपर ही है ना, तल पे ये आएगी, थोड़ा आगे चलेगी, थोड़ा आगे चलेगी तो फ्यूचर में कभी तल पे पहुंचेगी, ठीक है। तो इन दोनों किरणों में, जैसे मान लीजिए कि बच्चों अभी बजाय 4, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अभी 4 बजे है ना, तो 4 बजे में ये किरण तल पे आ चुकी है और ठीक उसी समय में ये किरण अभी थोड़ा ऊपरी है ना, समय थोड़ा आगे बढ़ेगा, 4:01, 4:02 है ना, तो ये जो किरण है ये भी आगे बढ़ेगी, ये भी आगे बढ़ेगी, ये भी आगे बढ़ेगी, बढ़ते 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 किसी बिंदु पर ये आके आपतित होगी। तो जब स्टार्टिंग में ये किरणें यहां पर थी और ये यहां पर थी, तब बज रहे थे 4। मान लेते हैं कि ये किरण जो है ना 4:05 अर्थात 5 मिनट के बाद यहां पे आ गई, तो ये किरण यहां आई तल पर, लेकिन बच्चों ये किरण तो 4 बजे तल पे आ चुका था, तो 5 मिनट में जब ये किरण यहां से यहां पहुंच रही होगी तो ये क्या किया होगा, तो ये नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि अपारदर्शी है। तो अगर ये आपतित हुई है, तो अगर ये 4 बजे यहां तक पहुंच चुकी थी, तो अगला टाइम जो आगे बढ़ेगा, जिस टाइम में ये आगे बढ़ के यहां पहुंचा होगा, ये कहां पहुंचा होगा, ये परावर्तित हो गया होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड। तो ये जो है ना ये हो गया होगा रिफ्लेक्ट हो गया होगा, है ना, रिफ्लेक्ट हो गया होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है। नहीं आया है तो आप दोबारा से थोड़ा सा पीछे करके देखें, समझेंगे आप, है ना। चलिए, तो कहने का सेंस कि जिस टाइम में यहां से यहां आ रहा था, ये जो है ना रिफ्लेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका था और ये रिफ्लेक्ट हो चुका था मीडियम में, ठीक है। ओके बच्चों, अब आप यहाँ पे टाइम इंडिकेट कर दीजिए। मान लीजिए जैसे इसका नाम क्या दिया मैंने, इसका नाम दिया मैंने कि, तो आप मान लीजिए कि ये जो बातें है ना, ये है टाइम 0 की। कब की है? टाइम 0 की है। और ये जो बात है ना, ये बात है टाइम टी की। क्लियर है? टाइम टी की बात है। कहने का सेंस कि टाइम 0 पर ये किरण यहाँ है, ये किरण यहाँ है, टी टाइम के बाद ये यहां से यहां आ गया है, तो ये भी रिफ्लेक्ट हो कहीं गया होगा। टी टाइम के बाद ये यहां से यहां आ गया, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही होगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों आप सोचो कि ये जो प्रकाश की किरण है, कुछ ना कुछ वेग से चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चाल से चल रहा होगा। मान लेते हैं वो चाल भी है, ठीक है। और टाइम 0 पर जब ये यहां पर है ये किरण, तो टाइम 0 पर ये वाली किरण यहां पर है, और यहां आते आते टाइम टी हो गया, मतलब यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? टी लगा। तो अगर चाल भी है और यहां से आने में टाइम टी लगा, तो दूरी कितना होगा? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी कितनी? ये दूरी हो जाएगी बच्चों भी टी। कौन सी दूरी? यहां से लेके यहां की दूरी कितनी हो गई? भी टी। वेरी गुड, भी टी। अब जैसे आपने, अच्छा आपको पता है कि ये किरण है, ये चली गई, तो अगर आपको यहां से एक अभिलंब दिखाना है, बच्चों थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा आपको पता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में क्या होता है? बीच में होता है एक अभिलंब। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों एक अभिलंब। थोड़ा सा ये काफी ऊपर नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाओ, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। दिखाओ इसको ऐसे, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया? अभिलंब। अब यहां भी सीन ले लो आप, ये भी तो आ ही रही है ना, तो ये आपतित ही बोलेंगे हम, है ना। यहां से आगे दूरी कितनी? भी। यहां भी आप अभिलंब दिखा दो, सो दिस इज परपेंडिकुलर हियर, और ये भी आकर के रिफ्लेक्ट हो गई होगी, तो ये भी कहीं आगे भविष्य में कहीं जाएगी, ठीक है। ओके, नाइस। थोड़ा सा बढ़िया से फिगर समझना, बिकॉज जो कुछ है इसके फिगर में ही है, इसके एक्स्ट्रा वो मैथमेटिकल डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, फिगर में सब कुछ है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है ना। चलिए तो जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके बच्चों, अब जो है ना, आप देखो यहाँ पे आपतित किरणें और इसके बीच में क्या है? ब्लैक वाला आपतित तरंगार्क। ब्लैक वाला क्या है? ये ब्लैक वाला है आपतित तरंगार्क। आपतित तरंगार्क मतलब जो तरंगार्क आया है वो तरंगार्क, ठीक है। तो आपतित किरणों के बीच में है आपतित तरंगार्क, है ना, आपतित तरंगार्क। तो वैसे ही बच्चों आप देखो कि ये कैसी किरणें हैं? ये परावर्तित किरणें हैं, तो परावर्तित किरणों के बीच में होना चाहिए परावर्तित तरंगार्क। क्लियर है ना। तो आप क्या करना, अब यहां से जो मैं बता रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, उसी को ध्यान से सुनना है कि हाइगन्स का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या बोलता है?
तरंगार्क पर उपस्थित सभी कण द्वितीयक तरंगिका के स्रोत बन जाते हैं और उनसे जो द्वितीयक तरंगिका निकलती है ना, वो उसी चाल से आगे बढ़ता है जिस चाल से तरंगार्क चलता है। अब देखो इस तरंगार्क पे मैं थोड़ा रफ करके अगर आपको समझाऊं तो आप बोलेंगे कि ये तल है, ये तरंगार्क है। अभी किरणें विरने छोड़ो, किरण विरण सब दिखा दिया मैंने। अभी थोड़ा सा फोकस करो यहाँ पे कि इस पे एक कण यहाँ है तल पे, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, है ना। तो ये सारे के सारे कण जो होंगे वो द्वितीयक तरंगिका के स्रोत बनेंगे। क्लियर है ना, ये सारे के सारे कण द्वितीयक तरंगिका के स्रोत बनेंगे और इनसे जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी वो माध्यम में उसी चाल से चलेगा जिस चाल से ये तरंगार्क खुद चलता है ना। तो यहां पे ना मैं दो कण दिखा रहा हूं बच्चों, उन दो कणों को हम स्रोत बना करके उनसे निकालेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। कौन कौन से कण? दोनों कॉर्नर वाले कण, जहां तक किरणें ली है ना, वहां वाले कण, मतलब ये वाला कण और ये वाला कण। ठीक है, तो आपको पता है इससे निकलेगी द्वितीयक तरंगिका। तो बच्चों देखो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी हर तरफ, यहां निकलेगी, 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 हर तरफ निकलेगी। लेकिन हम द्वितीयक तरंगिका वहां पर लेंगे जहां पे सुविधा होगी लेने में, जहां पे हमको कुछ दिखाना है। हम अपनी सहूलियत के अनुसार लेंगे द्वितीयक तरंगिका। ठीक है, तो ये कण है, तो हम इसकी द्वितीयक तरंगिका बच्चों यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, मैंने बताया कहीं भी ले सकते हैं, और इससे भी निकलेगी, इससे भी निकलेगी। तो आप बच्चों सुनो, ध्यान देना, इसको अगर हम कण मान लेते हैं, इसको अगर हम कण मान लेते हैं, इससे निकलेगी द्वितीयक तरंगिकाएं, तो इससे निकलेगी, तो हम यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं। किरण वहां है ना, तो चलो वहीं पे दिखाते हैं। ठीक है, मैंने क्या दिखाया था? समान समय के बाद, वीडियो के स्टार्टिंग में जो थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन किया मैंने, उसको ध्यान सुनना। समान, इससे निकलेगी द्वितीयक तरंगिकाएं और वो फैल के कहीं ना कहीं, एक सेकेंड बच्चों, ये है ना रिफ्लेक्टेड। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, है ना 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं रफ करके दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि वेरी एवरेज काइंड, जो बहुत सारे बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं। ठीक है, ध्यान दें, ये तरंगार्क है, ये किरण है और ये अविलंब है और ये ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये द्वितीयक तरंग, ये स्रोत बनेगा और इससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो समान समयांतराल के बाद मान लेते हैं कि इससे जो द्वितीयक तरंगिका निकला ना वो ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद इससे जो द्वितीयक तरंगिका निकली ना वो यहां पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से देखो, ये जो चीज मैं यहां पे कर रहा हूं ना, अगर मैं यहां पे करूंगा तो अपना मेन फिगर गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, इससे निकलेगी द्वितीयक तरंगिका और वो टी टाइम के बाद कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी, है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों कि इससे जो द्वितीयक तरंगिका निकली ना वो टी समय के बाद यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। क्लियर है, टी समय के बाद यहां से यहां पहुंच गई। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां पे कोई डाउट नहीं है, आप चीजों को समझ रहे हैं। टी समय के बाद द्वितीयक तरंगिका यहां पहुंच गई। ठीक है, मैंने कट मार दिया है, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, यहां पहुंच गई। ठीक है, तो इससे, इस कण से जो द्वितीयक तरंगिका निकली ना वो फैल रही होगी, फैल रही होगी, फैल रही होगी, और टी टाइम के बाद कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। अच्छा, ये जो द्वितीयक तरंगिका गई है ना, किस चाल से गई होगी? इसी चाल से गई होगी जिस चाल से तरंगार्क चलता है। तरंगार्क तो चल रहा था भी चाल से, तो ये भी गया होगा भी चाल से। क्लियर है? ओके। अब बच्चों इससे जो द्वितीयक तरंगिका निकली है वो भी कहीं ना कहीं गई होगी ना, तो ऊपर जा सकते हैं, नीचे, हर तरफ में, यहां दिखा सकता हूं, यहां दिखा सकता हूं, यहां दिखा सकता हूं, अपनी सुविधा के अनुसार लेंगे। तो इससे जो द्वितीयक तरंगिका निकली है, मैं मानता हूं कि वो कुछ टाइम के बाद यहां आ चुकी है, कुछ टाइम के बाद। एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को समझ लेना, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए मैंने सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन यही लिया है, ताकि अभी से 5-6 दिन है एग्जाम में, तो आप इसको 3-4 बार, जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, तो यहां ले लिया मैंने। ठीक है, तो ध्यान सुने, ये जो द्वितीयक तरंगिका है इस कण से निकली हुई है, और ये जो द्वितीयक तरंगिका है इस कण से निकली हुई है। यहां से यहां आने में लगा समय क्या था? टी था, टी था ना। तो टी समय के बाद द्वितीयक तरंगिका यहां आ गई। आप मान लो कि यहां से जो निकला ना द्वितीयक तरंगिका, वो भी टी समय के बाद यहां पहुंचा। तो इसकी द्वितीयक तरंगिका टी समय के बाद यहां, इससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका टी समय के बाद यहां, और समान समय अंतराल के बाद द्वितीयक तरंगिका जहां भी पहुंचती है, समान समय अंतराल के बाद द्वितीयक तरंगिका जहां पहुंचती है, उन द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होती है ना, वो तरंगार्क का निर्माण करती है। तो ये है, इस पर आप एक अभिलंब, इस पर आप एक क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डालो,
तो एक स्पर्श रेखा मैंने इस पे इंडिकेट कर दिया बच्चों, ठीक है। मैंने इस पर एक स्पर्श रेखा इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दोबारा देखेंगे 100%। जो बच्चे थोड़े वीक है वो इस वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। ये कण द्वितीयक तरंगिका का स्रोत बन गया, ठीक है। इससे निकली द्वितीयक तरंगिका और टी टाइम के बाद सपोज करो यहां आ गई। आपको चलो इसका तो हमको दिखाया जा रहा सीधे सीधे। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर इससे निकला उसको हमको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, आपने तिरछा पे दिखा दिया। तो वो दिखाएंगे हम अपनी सुविधा अनुसार। सोचो ये वाला होता है ऐसे, इसका वाला, और इसका वाला हम ऐसे दिखाए तो तब स्पर्श रेखा कैसे खींचते, फिर नहीं खींच पाते ना। इसलिए अपनी सुविधा अनुसार दिखाना है कि हम स्पर्श रेखा ले पाए। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम ऐसे नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको एक द्वितीयक तरंगिका दिखी, द्वितीयक तरंगिका दिखी जो टी टाइम के बाद यहां से यहां पे आ गई। ये भी द्वितीयक तरंगिका है जो टी टाइम के बाद यहां से आ गई, यहां से यहां आ गई। समान समय अंतराल के बाद द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तरंगार का निर्माण करता है। तो ये क्या बन गया, ब्लैक वाला एक तरंगार बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपतित किरण, उसके बीच में कौन सा तरंगार है, आपतित तरंगार। ये है परावर्तित किरण, इसके बीच में कौन सा तरंगार होगा, परावर्तित तरंगार। तो उम्मीद कर रहे हैं कि परावर्तित तरंगार कैसे ड्रॉ किया हमने, आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल है बच्चों। आप देखो कि ये आपका यहाँ पे आपने स्पर्श रेखा खींचा है, तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा जब हम खींचते हैं तो वो तो त्रिज्या पे लंब होता है। तो ये बेसिकली रेडियस वाला लाइन है और ये स्पर्श रेखा हमने खींचा है ब्लैक वाला, तो ये क्या होगा, लंब होगा। तो अगर ये तरंगार्घ है ब्लैक वाला और ये किरण है तो सेटिस्फाइड तो हो गया। तरंगार्घ पर किरण क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है ना। और अब हम यहां से जो भी अपना बेसिक पॉइंट होता है, जो भी अपनी बेसिक मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है वो करेंगे और इस टॉपिक को हम करेंगे फाइनलाइज। ओके, सो होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, राइट। ये टाइम 0 है एंड इसको आप क्या मानेंगे, टाइम t। बताओ बच्चों समझ में आया ना आपको। आगे समझ में, कोई दिक्कत हो तो रिपीटेडली मैं कह रहा हूं, दोबारा देखें आप इस चीज को। एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत यहां पे होनी चाहिए, बिकॉज बहुत आसान है एंड यू ऑल आर ऑसम इन क्राइटेरिया। ओके, सो वेरी सिंपल, टाइम 0 टाइम t। चलो आगे बढ़े बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप बेसिक जानते हो कि यह आपतित किरण और यह विलंब, तो बीच के कोण को हम कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण I, ठीक है। अब आप बच्चों मुझे एक बात और बता दीजिए कि अगर ये I है, ठीक है, तो आपको पता है, ध्यान से समझना आपको पता है कि ये किरण है और ये ब्लैक वाला तरंगार्घ है और दोनों आपस में क्या है, लंब है। तो अगर ये 30 तो ये 60, तभी तो 60 और 30 मिलाकर 90 होगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, तो ये जो कोण है ना ये 90 पे दिख रहा है। अब ये अगर बच्चों I हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर ये I हो तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये होना चाहिए 90 माइनस I। बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 90 माइनस I, ठीक है। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस I, 90 माइनस I। अब ये डॉट डॉट वाला अभिलंब और ये तल, ये भी तो आपस में अभिलंब ही है बच्चों, ये भी तो आपस में अभिलंब है, समझ रहे हैं ना। ये डॉट डॉट वाला, ये जो रेड कलर में आपको डॉट डॉट अभिलंब दिखाई दे रहा है वो, और ये आपका तल, ये भी तो लंब ही है। अब आपको पता है कि अगर ये पूरा यहां से 90 है, अगर यहां से यहां पूरा 90 है और यहां से यहां हो गया 90 माइनस I, का मतलब ये कितना रहा होगा, ये भी तो I ही रहा होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी I रहा होगा, तभी तो ये मतलब यहां से यहां पूरा लंब है तो ये I रहा होगा, तभी तो 90 माइनस I रहा होगा। क्लियर है ना। तो कहने का सेंस मैं ये कहता हूं कि मैं इस सबको मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे अभी तरंगार के साथ डील करना है। तो ये 90 माइनस I में यहां से मिटा रहा हूं, है ना। तो आपको समझ में आ रहा, अगर ये I तो ये भी होगा I, कोई दिक्कत। I कौन सा बच्चों, ये तरंगार्घ ब्लैक वाला और ये तल के बीच का कोण I, है ना।
आप क्या देख रहे हो, जब किरण की बात करते हैं तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और जब तरंगार्ग की बात करते हैं तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित तरंगार्ग और तल के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ओके, जिस प्रकार ये आई है तल और तरंगार्ग के बीच, उसी प्रकार तल और तरंगार्ग के बीच ये क्या होगा बच्चों, ये होगा परावर्तन कोण। ठीक है, ओके। ये जो आपको दिखाई दे रहा है द्वितीय तरंगिका है ना, ये यहां से वहां तक कितने टाइम में पहुंचा, टी टाइम में, क्योंकि जैसे ये टी टाइम में यहां पहुंचा, इसको भी हमने टी टाइम में ही वहां माना था, है ना। समान समय अंतराल में ही तो हम लंब गिराते हैं, समान। ये टी टाइम में यहां पहुंचा था, ये टी टाइम में यहां पहुंचा था, तो ये टी टाइम में वहां पहुंचा होगा। और किस चाल से, जिस चाल से ये चलता है, तो इसकी चाल क्या है, भी। तो अगर चाल भी है, टाइम टी है, तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी भी होगी अपनी भी टी। बच्चों मन के सच्चों ध्यान से सुनो, ये भी क्या होगा, एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड। यू ऑल नो ना मेरी ड्राइंग क्वालिटी थोड़ी एवरेज है, सो भावनाओं को ज्यादा समझना आप, भीटी। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी, भीटी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी, भीटी। अगेन यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी, भीटी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी, भीटी। ये कितना 90 और ये भी कितना 90। ठीक है, नाम दे दो, ये ए बी क्या है, आपतित तरंगार्ग है ना, तो यहां पे नाम दे दीजिए ए डैश, और इस बिंदु का नाम दे दो आप बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, परावर्तित तरंगार्ग, ए बी क्या हो गया, आपतित तरंगार्ग, एक्स वाई क्या है, अपारदर्शी तल है। चलिए बच्चों, तो परावर्तन के नियम की व्याख्या का अपना फिगर बन चुका है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक 2 एंगल सिलेक्ट कर रहा हूं, उस एंगल पे आप नजर मारो। ठीक है, देखिए इन फिगर, चलो दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी बी डैश एवं त्रिभुज ए ए बी डैश में देखो ए बी बी डैश, ठीक है, ए बी बी डैश दिख गया। दूसरा त्रिभुज ए ए डैश बी डैश, क्लियर है। देखोगे आप दोनों में ए बी बी डैश में ये 90 है और ए ए डैश बी डैश में ये 90 है, तो आप यहां कह देंगे कि एंगल ए बी बी डैश बराबर है किसके, एंगल ए ए डैश और बी डैश की, और दोनों बराबर है कितने के, 90 के। ओके बच्चों, अब आप देखो इसमें ए बी बी डैश में ये दूरी कितनी है, भी टी, और ए ए डैश बी डैश में ये दूरी कितनी है, यानी कि ये दूरी भी टी और ये दूरी भी कितनी, भी टी। तो इसको भी आप लिख दोगे बराबर। आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे पहले मेरा ए बी बी डैश ना, ए बी, हाँ, इसमें बोल देंगे आप बी बी डैश बराबर किसके बताओ, बराबर बी बी डैश बराबर ए ए डैश, और बराबर बेसिकली व्हाट, भी टी। ठीक है बच्चों, हाँ। अब आप देखो, आपको पता है कि ए बी बी डैश हो चाहे ए ए डैश बी डैश हो, दोनों में ये ए बी डैश दोनों में है। क्या ये भुजा उभयनिष्ठ है क्या, है ना बच्चों, ए बी बी डैश कह लो या ए ए डैश बी डैश कह लो, दोनों में ये भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, कौन सी भुजा, ए बी डैश बराबर ए बी डैश, ये दोनों में है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये है उभयनिष्ठ, मतलब जो कॉमन होता है ना उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है बच्चों, 2 भुजा हो गई और एक कोण हो गया, तो क्या ये दोनों सर्वांगसम हो गया, क्लास 10 में पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम में कौन सा, एस ए एस सर्वांगसमता कि आर एच एस। बच्चों आर एच एस में क्या होता है कि एक भुजा बराबर होती है, एच फॉर हाइपोटेनियस जिसको हम कर्ण बोलते हैं, 90 के सामने वाली भुजा वो बराबर होती है, और राइट एंगल मतलब समकोण बराबर होता है। समकोण 90 90 तो बराबर हो ही गया है। एक भुजा ये भीटी भीटी वाली भुजा ही तो थी, और एच मतलब हाइपोटेनियस, देखो 90 के सामने ये भी पड़ रहा है और ये भी 90 के सामने पड़ रहा है, यानी जो ए बी डैश है ना, ए बी डैश ये कर्ण है बेसिकली। तो एस एस नहीं आर एच एस, हम बोल देंगे यहाँ पे क्या, आर एच एस सर्वांग समता पर में से क्या बोलेंगे, दोनों सर्वांग सम हो गया,
त्रिभुज ए बी बी डैश, ये हो गया सर्वांग का बच्चों, ये सिंबल होता है ना, हाँ, त्रिभुज ए डैश और क्या बच्चों, बी डैश। औसम बच्चों, डन। तो ये दोनों हो गए त्रिभुज सर्वांगसम, किस तरीके से इसको सर्वांगसम किया गया है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। अब बच्चों आपको पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं या संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ए बी डैश में तल के साथ कौन बन रहा है, आई, और ए डैश, सुनो, ए बी डैश में त्रिभुज, अच्छे से सुन लेना बढ़िया से मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, रिलैक्स होके। ए बी डैश में तल के साथ कौन बन रहा है, आई, और ए डैश बी डैश में तल के साथ कौन बन रहा है, आर। दोनों तल के साथ बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बच्चों, आई, 1 सेकेंड, आई जो है ना, अरे यार, हाँ, आई जो है ना वो किसके बराबर है, वो आर के बराबर है, ठीक है। आई क्या है बच्चों, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने किस प्रकार आपतन कोण को परावर्तन कोण के बराबर कर दिया। और आप जानते हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर किस में होता है, परावर्तन के नियम में होता है ना। तो हम बोल देंगे यही परावर्तन के नियम की व्याख्या, यही परावर्तन का नियम भी है, यही परावर्तन का नियम है। और यहां लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड मतलब सत्यापित। हाथ खड़ा करो वहां से, कितने बच्चे को ये बात समझ में आ गई है। मैं जानता हूं इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये जो मैंने अविलंब, ये जो मैंने आसपास रेखा ड्रॉ किया है, द्वितीय तरीकाएं समझाई है ना, ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। बाकी आप सब समझ गए होंगे, ये एक्सप्लेनेशन भी समझ गए होंगे। तो अपने तरीके से इसको एडजस्ट करें, बिकॉज अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। मेरे पास तो है बच्चों, मैं तो पढ़ा दूं आपको, बट आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एक ही चीज पे ज्यादा रोक करके उसको पूरा समझने का पूरा प्रयास करोगे, ठीक है। ये क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था, यहां से आपको हेल्प मिली, ठीक है। किसी भी तरीके से कुछ ऐसा कर लेना है कि आपके दिमाग में रहे, है ना। नहीं होगा तो आप रट ही लेना कि ऐसे ऐसे फिगर बनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है तो 2-3 बार फिगर बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आप देख रहे हो कि इसमें ज्यादा कुछ जान है नहीं, तो अगर एग्जाम में आता है तो छूटेगा नहीं, आप कर लोगे इसको। और ये अगर ये सवाल सिलेक्ट करते हो ना तो मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, बशर्ते कि आपका फिगर थोड़ा साफ होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, समझ आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, जब आप एग्जाम में करेंगे ना तो लिखेंगे परावर्तन के नियम की व्याख्या, साइड में लेफ्ट में फिगर बनाएंगे और डायरेक्ट ये में लिखेंगे। आपको इन फिगर लिख करके और 2-3 इस फिगर के बारे में बोलना है। जैसे क्या बोलना है, मैं यहां से खड़ा होकर बोल देता हूं, आप सुन ले। जैसे आप बोलोगे, माना कि XY एक तल है ना। इन फिगर लिख के यहां से लिखोगे, माना कि XY एक तल है, ऐसे। तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना सुन करके और फिर लास्ट में ये उतारना। माना कि XY एक तल है जिस तल पर AB एक तरंगार्घ है, जो तल की, सुनो दोबारा सुनो, माना कि XY एक तल है जिस तल पर AB एक तरंगार्घ है जो I कोण पर आपतित होता है, I कोण पर आपतित होता है। माना कि t बराबर 0 पर इस पर जो लंबवत किरणें हैं, ठीक है, t बराबर जो 0 है इस पर लंबवत किरणें तल के बिंदु A पर है और तरंगार्घ के बिंदु B पर है, ठीक है। और t समय के बाद बिंदु B पर प्रकाश की जो किरण है वो B डैश पर आ जाती है, B डैश पर आ जाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं अंततः कि A डैश B डैश जो होता है वो हमको परावर्तित तरंगार्घ प्राप्त होता है। ऐसे लिख सकते हो। मतलब बच्चों देखो, डेफिनेशन लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, कुछ भी आप बना के 4 लाइन 5 लाइन लिख देना अपने मन से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए दोबारा सुन लो, अगर कुछ को समझ नहीं आया तो, है ना। दोबारा मैं बोल देता हूं, माना कि XY एक अपारदर्शी तल है जिस पर AB एक प्रकाश तरंगार्घ है,
ए बी एक प्रकाश तरंगार्घ है। ए बी दोबारा से एक्स वाई एक अपारदर्शी तल है जिस पर एक तरंगार्घ ए बी आपतित होता है। ए बी आपतित होता है और इस प्रकार अंततः ए बी अरे यार दोबारा सुनो, ठीक है, दोबारा सुनो। माना कि एक्स वाई एक अपारदर्शी तल है जिस पर एक तरंगार्घ ए बी आपतित होता है। इस आपतित तरंगार्घ पर लंबवत किरणें, इस आपतित तरंगार्घ पर जो लंबवत किरणें होती है ना, वो तल पर गिर करके अपने नियमानुसार परावर्तित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन परावर्तित किरणों के बीच में हमें एक तरंगार्घ A', B' प्राप्त होता है जो परावर्तित तरंगार्घ की तरह कार्य करता है और तल के साथ R कोण पर होता है। बस ये जो अभी बोला है मैंने, ये लिख देना आप यहां पर में, एंड फिर ये लिख देना और ये रहा अपना, लिख देना लास्ट में यही परावर्तन का नियम है, वेरीफाइड। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट वीडियो थी जहां पे मैंने आपको तरंगार्घ समझाया, कुछ बेसिक पॉइंट बताए, डेफिनेशन बताया, ठीक है, और परावर्तन का नियम बताया। इसके बाद जस्ट जो अगली वीडियो है उसमें मैं डिफाइन कर रहा हूं अपवर्तन का नियम, ठीक है, कैसे अपवर्तन के नियम की हम व्याख्या करेंगे वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वो देखो। तो ये वीडियो वो वीडियो दोनों मिलाकर के परावर्तन अपवर्तन आपको आ जाएंगे। एग्जाम में कोई एक आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, है ना, कि हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके आधार पे परावर्तन या अपवर्तन के नियम की व्याख्या करें। तो या परावर्तन या अपवर्तन, तो जो भी आपको अच्छे तरीके से आता है आप वो सिलेक्ट करो, उसको करो। अगर आपको परावर्तन आता है तो परावर्तन करना, अपवर्तन आता है अपवर्तन करना, हम यहां से आपको दोनों सिखा देंगे। इस वीडियो के जस्ट बाद अगली वीडियो में परावर्तन तो हो गया ना, अपवर्तन के नियम की व्याख्या, रेडी रहो बच्चों। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। टाटा, सी यू, बाय बाय, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेयर वी स्टडी explanation of refraction law।